Okay, so moving on. If you have already know the laws, now we going to deal with the questions based on these laws. We will discuss Excuse me, various sir. questions. Yes, excused. So in previous class of this chapter, you have only told about the laws, or you have Yes, of told course. anything else? No, I haven't told anything else. I have just discussed all the three laws in the last Okay, class. sir. Okay. Okay. Before I start today's class, I would like to test whether you remember previous class numerical problem based on second law or not. Just to test that, I'm giving you one question. मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस बहुत आसान सा क्वेश्चन, very easy. We have a block of 4 kilogram and we apply some forces on this block. मान लो इधर से फोर्स लग रहा है बेटा 40 न्यूटन का, इधर से फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, इधर से एक फोर्स लगाया हमने, लेट्स से इट इज ऑफ 10 न्यूटन, एक फोर्स और हमने लगा दिया इधर से ऑफ 20 न्यूटन, and from here we have applied a force of, let's say, again 10 newton. You are simply asked to calculate the acceleration of this body, the magnitude of acceleration. You have to calculate the magnitude of acceleration. अगर हमने एक ही body पे we have applied forces from different directions as shown in the diagram, you just have to calculate the magnitude of acceleration. What will be the magnitude of acceleration of this body? जल्दी से कर दो तो. Hurry up, do it fast, and I know you can do this. Done? Sir, this question is very simple. You are taking too much of time. सर हो गया? यस सर। सर देखो, सिंपल सी बात है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स तो वैसे ही कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, बिकॉज दिस 10 न्यूटन एंड दिस 10 न्यूटन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. या तो आप ऐसे कर सकते हो कि टोटल इज 30 और नीचे जो लग रहा है दैट इज 10, तो ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा? दैट वुड बी ओनली इक्वल टू 20. मतलब अगर मैं इस ब्लॉक को फिर से आपको दिखाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस ब्लॉक पे एक नेट फोर्स लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट फोर्स वुड बी ऑफ 20 न्यूटन. और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक नेट फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स राइट एंड दैट इज अगेन ऑफ 20 न्यूटन. एम आई करेक्ट? तो इसका मतलब अगर मुझे कोई पूछ ले कि व्हाट इज एफ नेट, तो एफ नेट कैन बी रिटन एज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस ऑफ 20 स्क्वायर. बेटा वेक्टर सम, बच्चे कैसा सम ले रहे हैं हम? वेक्टर सम. व्हाई आर यू टेकिंग वेक्टर सम लाइक दिस? बिकॉज द एंगल बिटवीन द टू इज 90 डिग्री. ये भी 20 न्यूटन है, ये भी 20 न्यूटन है, और एंगल कितना है? 90. तो इसका मतलब वी कैन राइट इट एज 20 रूट 2 न्यूटन. दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स. तो व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन? So that will be F net divided by mass of the body. So that will be equal to 20 root 2 divided by mass. What is the value of mass? Is 4. So that will be equal to 5 root 2 meter per second square. Done? Did you get this answer? Yes, sir. Anyone? यस सर। Good. If you have got this answer, very good. ठीक है. चलिए बेटा, आज कुछ और चीजें सीखते हैं. Let us discuss few more things.
फ्रॉम दिस चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अच्छे से सीखना, बिकॉज थोड़ी चीजें हम आज सीख रहे होंगे एंड दैट कैन बी वेरी न्यू फॉर यू, और इट कैन बी समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9th, बट फिर भी आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, अच्छे से समझिए, बिकॉज वी विल बी यूजिंग एवरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर टू सॉल्व इट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज, कल मैंने आपको फोर्स डिफाइन किया था, कल की क्लास में मैंने आपको फोर्स डिफाइन किया था। मैंने आपसे कहा था कि सिंपली पुश और पुल इज कॉल्ड एज फोर्स, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसी फोर्स पे कुछ और बातें करते हैं। देखो सर, अगर मैं फोर्स के नेचर को ऑब्जर्व करूं तो फोर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट वैरायटी, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। बहुत सारे टाइप ऑफ फोर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो अ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट के बीच में जो लगता है, द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, दैट इज आल्सो अ फोर्स, बट उसका नेचर अलग है, वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप किसी बॉडी को पुश करोगे तो यू विल बी पुशिंग द बॉडी बाय मेकिंग योर हैंड इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। मतलब अगर आप किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं तो आप अपने हाथ के साथ उसको पुश करेंगे, मतलब आपका हाथ दैट इज हैंड और जो बॉडी है वो दोनों कांटेक्ट में होंगे, तो उसका भी एक फोर्स होता है विच इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शंस एंड ऑल। तो बहुत सारे टाइप के फोर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के फोर्सेस होते हैं, बट जनरली जो हम फोर्स की बात कर रहे होंगे, इसमें पहले तो मैं दो क्लासिफिकेशन बताऊं आपको फोर्स का। एक फोर्स को हम कहेंगे बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स, कैसा फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरे को हम कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। आपको अगर वर्ड से समझ में आ रहा हो तो आप सोचो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट वर्ड आप समझते हो, और नॉन कॉन्टैक्ट जस्ट कॉन्टैक्ट का ऑपोजिट हो गया। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या मतलब है, ऐसा फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट, मतलब जब भी दो बॉडी कॉन्टैक्ट में होगी तो जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नहीं आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, इफ से देयर इज अ ब्लॉक और मैं यहां पर खड़े होके इस ब्लॉक को पुश कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली आई एम इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लॉक, तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द कॉन्टैक्ट, तो ऐसा फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। आपने कभी क्लास 9th वाइंथ में फ्रिक्शन सुना होगा, फ्रिक्शन, वो हम पढ़ेंगे भी आगे इस चैप्टर में। फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स सुना है क्या? ये फ्रिक्शनल फोर्स भी तभी Yes, होगा sir. जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो, इफ द टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, तभी फ्रिक्शनल फोर्स होगा ड्यू टू द टू सरफेसेस। अगर ये दो सरफेसेस कांटेक्ट में नहीं होते तो देयर वुड हैव बीन नो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, राइट। तो ये हो गया आपका कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, जिसका एक एग्जांपल मैं कह सकता हूं नॉर्मल रिएक्शन। मैं नॉर्मल रिएक्शन आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट एक एग्जांपल हम कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स होता है जो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट। तो एक फोर्स हम कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन, इसका एक एग्जांपल कह सकते हैं बेटा नॉर्मल रिएक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट, ठीक है। कैसे लगता है, किधर लगता है, वो सब बताएंगे अभी, बट ये एक एग्जांपल है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स है जो दो बॉडीज के बीच में एक्ट करेगा इवन विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, मतलब अगर दो बॉडी में कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है, और विदाउट एनी कॉन्टैक्ट अगर दो बॉडी के बीच में कोई फोर्स लग रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल, आप एक मैग्नेट ले लो और ये दूसरा मैग्नेट ले लो, मैग्नेट मैग्नेट, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना। अगर बेटा मैं इन दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के सिर्फ पास रख दूं, कॉन्टैक्ट में नहीं रखूं, if the magnets are placed closer to each other without any contact, तब भी आप देखेंगे कि ये दोनों मैग्नेट will either repel or will attract depending on the polarity, ठीक है। मतलब इस केस में जैसे रिपल्शन हो रहा होगा तो यहां फोर्स लग ही जाओगा ना, रिपल्शन मतलब धक्का, धक्का देना, तो फोर्स तो लगेगा ही ना। बात समझ में आ रही है? जिस तरह से आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बॉडी ले लो m1, एक बॉडी ले लो m2,
और इन दोनों बॉडी में कोई कॉन्टैक्ट नहीं, still there will be a force that would be acting between the two bodies and that force is called as gravitational force. तो इसका मतलब है कि बेटा फोर्स कांटेक्ट होगा तब भी लग सकता है, और इन सम केसेस फोर्स लग सकता है इवन विदाउट अ कांटेक्ट। और इसका एग्जांपल आपको मालूम है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द एग्जांपल जो आपने पहले भी सुना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले एक और चीज समझा देता हूं मैं, उसके बाद फिर मैं नॉर्मल रिएक्शन वगैरह सिखाऊंगा, क्या मतलब है, कैसे लेते हैं, कैसे क्या करते हैं, उस पर हम आएंगे, बट उससे पहले एक और चीज समझ लीजिए। अच्छा, हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम एक चीज कंसीडर करेंगे जिसको हम कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। कभी सुना है ये वर्ड सिस्टम केमिस्ट्री वगैरह में या कहीं भी? आप लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर बताया गया है? गैसियस स्टेट वाला चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने केमिस्ट्री में? Yes, sir. उसमें नहीं सुना है थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम एंड सराउंडिंग? नो सर, अभी नहीं सुना है? अच्छा, खैर, तो सिस्टम का क्या मतलब है? सिस्टम का बेसिक मतलब होता है कि द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि सर, अगर आप अपने रूम में एक चूहा बंद कर लीजिए, ठीक है, और रूम के अंदर आप उस पर एक्सपेरिमेंट करिए, तो मतलब आपका जो पूरा रूम हो गया वो आपका एक सिस्टम हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बॉटल में पानी भर दीजिए और उस बॉटल के पानी पे एक्सपेरिमेंट करने लग जाइए, तो वो आपका सिस्टम हो गया, मतलब आप उसके बिहेवियर को देख रहे हो। और बाकी जो दुनिया है उस सिस्टम के बाहर, वो उसके लिए सराउंडिंग हो गई। ठीक है, तो ये तो खैर आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। मेरे यहां पर सिस्टम का क्या मतलब है? जैसे बेटा सब समझ रहे हो ना, जैसे मैं आपसे कहूं ये दो ब्लॉक है और दोनों कांटेक्ट में। ब्लॉक तो समझते हो, छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है ना? यस सर। ठीक है, तो ये दो ब्लॉक है और ये दोनों कांटेक्ट में है। क्या है? दोनों कांटेक्ट में है। क्लियर? और मैं सिर्फ इन दोनों ब्लॉक्स पे बात कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ इन दोनों ब्लॉक में क्या फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, इस पे सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूं, मान लो। और ये एक सरफेस है जिस पर ये दोनों ब्लॉक रखे हुए हैं। क्लियर? तो मैं सिर्फ इस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स से मुझे मतलब है, बाकी क्या हो रहा है दुनिया में उससे मुझे मतलब नहीं है। तो ये जो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है जिससे मुझे मतलब है, इसको मैं एक सिस्टम मानूंगा। क्या मानूंगा? एक सिस्टम मानूंगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए एक बाहर भी ब्लॉक है ये, बट मैं इस पे डिस्कशन नहीं कर रहा, या मुझे इससे मतलब ही नहीं है, मैं इस पे ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं रहा हूं। ठीक है, तो मेरे लिए सिस्टम कौन होगा? जिस पार्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं और जिसके हम स्टेट ऑफ मोशन को, या जिस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो ऐसे पार्ट ऑफ द यूनिवर्स को हम क्या मान लेंगे? सिस्टम। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? टेल मी यस और नो। नो सर, रिपीट अगेन। ओके, आई रिपीट दिस अगेन। मान लो मैंने ये एक छोटा सा ब्लॉक रख दिया इस सरफेस पे, और मैं बस ये सरफेस और ब्लॉक के बीच में क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बस वो ऑब्जर्व करना चाहता हूं। यस तो मेरे लिए सिस्टम कौन हो गया? दिस विल बी माय सिस्टम। नहीं, यही बात समझ में? यस ठीक है, इसके बाहर भी तो बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे, बट वो मेरे लिए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक और इस पर्टिकुलर सरफेस पे ही चीजों को ऑब्जर्व करना चाहता हूं। तो मेरे लिए ये सिस्टम हो गया। नहीं आई बात समझ में? यस कुछ सर, तो आ बोलो। गई है। आ गई। इसी तरह से अगर एक ब्लॉक नहीं, 2 ब्लॉक रख लो, 10 ब्लॉक रख लो, और 10 ब्लॉक को रख के उसको आप सिर्फ उसके बीच के फोर्सेस या उसके मोशंस को आप स्टडी करो, तो वो आपका सिस्टम हो गया। बाकी उस 10 के अलावा, अदर देन दोस 10 ब्लॉक्स, और कोई भी जो ब्लॉक होगा वो आपके उस सिस्टम का पार्ट नहीं होगा। सिस्टम ये समझते हो ना, कि जैसे एक सिस्टम है, हमारे कंट्री का एक सिस्टम है। ठीक है, तो जो लोग उस सिस्टम में हैं वो सिस्टम का पार्ट कहलाते हैं, और जो उससे बाहर हैं वो सिस्टम का हिस्सा नहीं कहलाते। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम का क्या मतलब हो गया? जितने एमपी एमएलए हैं सब उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम उन सारे एमपी एमएलए की बात करेंगे जो इस समय पे पॉलिटिक्स में है। जो उसमें नहीं है
उसकी तो हम बात नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? हम सिस्टम के बाहर हो गए हम। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि मैं सिस्टम के अंदर हूं, मूवीज में भी ये डायलॉग होता है कि सिस्टम के अंदर सिस्टम के बाहर। समझ में आ रही बात? तो सिस्टम एक वो पार्ट है ऑफ द यूनिवर्स जिस पे हम पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है? और जिस पे हम पर्टिकुलरली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वही मेरा सिस्टम है। उसके बाहर वैसी चीजें बहुत हो सकती हैं बट वो हमारा सिस्टम नहीं है। आ गई बात समझ में या नहीं आई? यस सर, आगे। ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा कि अगर ये सिस्टम हम कोई सा भी मान लेते हैं, हमने मान लिया कि भाई सिस्टम जिस पर ऑब्जर्वेशन हो रहा हो, ठीक है, उसको हम सिस्टम कह रहे हैं। तो बेटा अगर मान लो फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक ब्लॉक है और ये सरफेस है और ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, इसी पे मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। तो इसमें सरफेस और ब्लॉक जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ना, फिर से मेरी बात समझिए, ये जो एक सरफेस और ब्लॉक ये दोनों जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है, वो जो फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स कहलाएगा। कैसा फोर्स कहलाएगा बोलो? इंटरनल। इंटरनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर एक साथ दो बंदे रहते हैं, इफ टू पीपल लिव्स टुगेदर, ठीक है, तो उस केस में अगर उनमें कुछ लड़ाई हो गई, कुछ बहस हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है, इफ दे आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ ब्रॉल बिटवीन देम, मतलब कहा सुनी हो गई, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि भाई उन दोनों का आपस का मामला है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उनका इंटरनल मामला है। कभी आपने वर्ड सुना होगा ना कि भाई यस ये सर। मेरा इंटरनल प्रॉब्लम है या ये मेरा इंटरनल इशू है, जिसको पर्सनल इशू भी कहते हैं। ये कोई ऐसा इशू नहीं है जैसे मान लो कि मैं क्या करता हूं, किससे बात करता हूं, किससे नहीं करता हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरा पर्सनल मामला है। आई बात समझ में? ये पूरे इंडिया का मामला नहीं है ये, ठीक है? तो इसका मतलब अगर हमने किसी को एक सिस्टम माना है, ठीक है, तो उस सिस्टम के अंदर जितनी भी बॉडीज हैं वो जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरनल फोर्स। क्या कहलाएगा? इंटरनल। इंटरनल फोर्स, ठीक है। फोर्सेस acting between the bodies of a system is internal force। उसको हम सिंपली क्या कह देते हैं? इंटरनल फोर्स कहते हैं। जो फोर्स आपके सिस्टम के अंदर लगता है उसको हम सिंपली इंटरनल फोर्स कह देते हैं, ठीक है। बट अगर ये कोई फोर्स सिस्टम के बाहर लग रहा हो, बाहर से कोई लगाने की कोशिश कर रहा हो जो मेरा सिस्टम नहीं है बट फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हो, तो उसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों साथ में रहते हैं, मान लो हम दोनों में कुछ बहस हो गई, ठीक है, तो हम एक सिस्टम का पार्ट है, हम दोनों में बहस हो गई। लेकिन अगर कोई बाहर का, कोई मोहल्ले का, कोई लोकेलिटी का एक बंदा आता है और वो हमें कुछ बोलता है या हमें कुछ कहता है, ठीक है, या हमसे लड़ता है, तो वो क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वो क्या हो यस गया? सर। एक्सटर्नल हो गया। क्यों? क्योंकि भाई इंटरनल में दो ही लोग हैं, मैं और मेरा फ्रेंड, यही दो लोग हैं जो इंटरनल हैं और यही सिस्टम है मेरा, ठीक है। मुझे बाकी दुनिया से मतलब नहीं है। अगर बाकी दुनिया का कोई आके मुझे कुछ कहेगा तो वो एक्सटर्नल मामला हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपने कोई सिस्टम कंसीडर किया है और उसमें कुछ बॉडीज हैं, कुछ बॉडी आपने कंसीडर किए हैं, तो उस केस में जो बॉडीज आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरनल फोर्स। और अगर कोई बाहर से उस पे फोर्स लगा रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल फोर्स। नहीं आया? सर आ गया। नहीं आया? सबको क्लैरिटी है भाई? अदर देन ताहिरा एवरीवन हैज अंडरस्टूड और नॉट? ताहिरा को समझ में आ गया? बाकियों का क्या मामला है? Yes, sir. सबको क्लियर है? व्हाट इज इंटरनल, व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट इज अ सिस्टम एंड ऑल? बेटा ये सब यूज होगा इसलिए मैं पूछ रहा हूं बार बार।
ये बहुत बेसिक बात है बट यूज होना है। एवरीवन प्लीज टेल मी। अरे सबको समझ आ गया? चलो नहीं बोलो, मत बोलो। चलिए साहब, तो मैंने आपको इंटरनल फोर्स बता दिया, मैंने आपको एक्सटर्नल फोर्स बता दिया, मैंने आपको सिस्टम का मतलब बता दिया कि सिस्टम क्या होता है नहीं होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब चलो आगे बात करते हैं। तो सिस्टम के आगे की कहानी अब सुनो, ठीक है? अब मैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स पे डिस्कशन करूंगा और उसको ध्यान से सुनना, ठीक है? मतलब एक जो फोर्स है जो हमारा बहुत ज्यादा यूज होना है, दैट विल बी नॉर्मल रिएक्शन। एक फोर्स है जो ग्रेविटी का फोर्स है, तो उन दोनों पे मैं डिस्कशन कर लूं जल्दी से, बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन क्वेश्चंस। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, पहले तो ये समझ लो, ग्रेविटी मतलब द ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। भाई अर्थ जिस फोर्स के साथ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ग्रेविटी। सुना है? Yes, फोर्स sir. with which earth attracts a body, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो यहां पर कहीं पर मैंने कोई बॉडी रख दिया, ठीक है, यहां पर कोई बॉडी रख दिया, तो इस पे अगर इसका मास है m, तो इस पे कहीं पर भी कोई बॉडी रख दूं तो उस पे एक फोर्स लगेगा, उसका नाम होगा mg, where m will be the mass of that body and g will be the acceleration of gravity। समझ में आ रही बात? और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। mg की डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, है ना? और कौन लगा रहा है ये mg? कौन लगा रहा है ये mg? अर्थ लगा रहा है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और कौन लगा रहा होगा ये mg? अर्थ लगा रहा है। क्लियर हो गई बात, है ना? अगर मान लो कि मैंने कोई ये वॉल है और इसके साथ कांटेक्ट में मैंने एक बॉडी ऐसे रख रखा है, तब भी इस पे mg ऐसे ही लग रहा होगा। कौन लगा रहा होगा? अर्थ लगा रहा होगा। अगर मान लो कि मैं आपसे कहूं कि ऐसा कोई सरफेस है, इसको इंक्लाइंड सरफेस भी कहते हैं, है ना? ये वाला जो सरफेस है ये इंक्लाइंड है ना, कुछ एंगल पे है, इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल, तो इस केस में हम इसको इंक्लाइंड सरफेस का नाम देते हैं। तो अगर मान लीजिए इफ वी हैव एन इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस, तो भी इस केस में अगर हम किसी बॉडी को ऐसे रख दें इस इंक्लाइंड सरफेस पे, इसका मास m है, तो भी बेटा मैं ये कहूंगा कि इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायरेक्शन अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है? इसी Yes, तरह sir. से अगर मान लीजिए, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं बॉडी को ऐसे रख दूं, ये एक स्फीयर है और इस पे बॉडी को रख दूं, तो भी mg इस पे लगेगा। mg हमेशा लगेगा, इट विल एक्ट ऑलवेज एंड इट विल Vertically एक्ट इन द downward. वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर? सबने नोट कर लिया छोटी सी बात? No, sir. Wait, sir. एक, ठीक है, प्लीज एवरीवन नोट इट। सर ये इंक्लाइंड वाला क्या बोला आपने? मैंने बोला ये सरफेस है बेटा, बस इंक्लाइंड सरफेस को थोड़ा इंक्लाइन कर दिया कुछ एंगल पे, तो मैंने बस आपको ये समझाया कि आप कैसे भी सरफेस पे आप बॉडी को रख दो, वट एवर द सरफेस बी, है ना? इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप ऑफ द सरफेस, आपके बॉडी पे जो mg लगेगा, दैट mg विल ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वो mg हमेशा कैसे लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आगे बढ़ूं? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, चलिए नॉर्मल रिएक्शन पे भी बात कर लेते हैं। व्हाट इज दिस नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या है? तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब समझते हैं। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? अब इसको बहुत अच्छे से समझो प्लीज एवरीवन। व्हेनेवर द टू सरफेस आर केप्ट इन कांटेक्ट, जब भी दो सरफेस को हम कांटेक्ट में रखते हैं, ठीक है, ड्यू टू दैट कांटेक्ट, दोनों सरफेस एक दूसरे पे फोर्स लगाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द कांटेक्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन।
तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया होगा, मैं समझाता हूं। पहले तो मैं लिख दूं, when two surfaces are kept in contact, when two surfaces are kept in contact, a force perpendicular, this sign for perpendicular, a force perpendicular to surface of contact acts, ठीक है, known as नॉर्मल रिएक्शन। ये सब कोई डेफिनेशन नहीं है, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। नॉर्मल रिएक्शन। अब इसका मतलब मैं समझाऊंगा आपको, पहले तो आप ध्यान से सुने। सर अगर मान लो ये एक सरफेस है और इस पे एक बॉडी रखा, ये एक सरफेस है और इस पे एक बॉडी रखा, एक तो फोर्स mg लग रहा है, वो एक अलग बात है, mg तो लग ही रहा है, वो हमें पता है, ठीक है, वो एक अलग चीज है, अभी मैं उस mg को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन सिखा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, ये सरफेस है और इस पे बॉडी रखा, तो ये दोनों इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है या नहीं? टेल मी यस और नो, बी फास्ट। सर है। सर इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, तो Yes, इस sir. कांटेक्ट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों पे एक एक फोर्स लगेगा। मतलब ये सरफेस इस बॉडी पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा ड्यू टू द कांटेक्ट, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा? नॉर्मल Normal रिएक्शन। reaction. मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताइए आप लोग कि अगर ये नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी पे किसने लगाया, इस बॉडी पे ये नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोनों को अलग करके दिखा देता हूं। ये बॉडी है और ये सरफेस है, ठीक है, ये अलग करके जो दिखाते हैं ना, ये इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम भी कहते हैं। ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया कि दोनों बॉडी को अलग अलग करके दिखा रहा हूं, इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम के नाम से जानते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे चर्चा बहुत होगी, इस पे बहुत सारा डिस्कशन होगा। दिस इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम, FBD इसका एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। खैर, तो सरफेस पे हमने रखा है, यहाँ पर देखो, इसको देखो, तो सरफेस पे रखने के कारण, ड्यू टू द बॉडी केप्ट ऑन द सरफेस, body will apply a force due to this contact on the surface will apply a force due to this contact on the body, and that force will be called as normal reaction. तो आप याद करो कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फिर से सुनो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सरफेस ने इस बॉडी पे फोर्स लगाया जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, तो बदले में बॉडी सरफेस पे एक फोर्स लगाएगी और उसका भी नाम होगा नॉर्मल रिएक्शन। दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। कुछ आइडिया बना है इससे? मैं और भी इलस्ट्रेशन लूंगा। पहले सारे बच्चे बोले, इज देयर एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड? प्लीज टेल मी। बेटा No, जब भी हम दो Yes, sir. बॉडी को कांटेक्ट में रखते हैं ना, जब भी दो बॉडी को कांटेक्ट में रखते हैं, तो ड्यू टू दैट कांटेक्ट बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती है। और कैसे लगाती है? परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट। एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है, और किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। और उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। भाई तुम में से जो लोग नहीं बोल रहे हैं प्लीज बोलें। मान लो ये एक वॉल है और इस वॉल के साथ हमने एक बॉडी को ऐसे चिपका रखा है, कांटेक्ट में रखा हुआ है। देयर इज वन बॉडी व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द वर्टिकल वॉल। तो यहां पर फिर से मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर एक कांटेक्ट है, दोनों में, वॉल के और ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट है। तो इस कांटेक्ट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फिर से इसको अलग अलग करके दिखा दूं, जिसको हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। तो इस कांटेक्ट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वॉल इस बॉडी पे एक फोर्स लगाएगा जिसका नाम होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो इन रिटर्न ये ब्लॉक भी इस वॉल पे फोर्स लगाएगा जिसका नाम होगा नॉर्मल रिएक्शन, एंड देयर मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल एंड देयर डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, बिकॉज हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ Excuse मोशन, me, sir. yes, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर वॉल ने ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया, तो इन रिटर्न
ब्लॉक वॉल पे Block भी में। नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट। यस यस अलवीरा टेल मी। अलवीरा कुछ पूछ रही थी आप? सर मैं पूछ रही थी। अच्छा जानवी पूछ रही थी, जो भी पूछ रहे थे पूछे। यस सर। सर जो ऐसे ये जो है नॉर्मल रिएक्शन, जब ये दोनों डायरेक्शन में होते हैं तो ये कैंसिल नहीं हो जाते? दे डोंट एक्ट ऑन द सेम बॉडी बेटा। देखो इस पे ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन एक ही बॉडी पे लग रहे हैं या दीज आर टू डिफरेंट बॉडीज? टू डिफरेंट बॉडीज। तो यू कैन नॉट ऐड और सबट्रैक्ट द फोर्सेस ऑफ डिफरेंट बॉडीज टुगेदर। ओके सर। ये बात तो यही हुई ना कि इस पे तो एक ही फोर्स है ना और इस पे भी एक ही फोर्स है, तो दे विल नॉट कैंसल आउट बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। यस सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछो, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। अदरवाइज जल्दी से नोट करो, मैं और भी एग्जांपल लेता हूं इसके नॉर्मल रिएक्शन के। मोहना आर यू देयर बेटा? मोहना? Sir, she got disconnected. ओके शी गॉट डिस्कनेक्टेड, नो इशू। चलो नोट कर लिया, मैं आगे बात करूं? Yes, sir. ठीक है, और भी मैं नॉर्मल रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स लेता हूं, और भी इसके एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इसको तो बहुत अच्छे से समझ लो। अच्छा बेटे, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर ऐसे सरफेसेस हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और इस सरफेस के साथ मैंने इसके कांटेक्ट में एक ऐसे कोई रॉड रख दिया है, कोई रॉड। ठीक है, यू कैन सी अ रॉड लाइक दिस। अरे ये रॉड आपको दिखाई दे रहा है? Yes, ये sir. ऐसे दो सरफेसेस के अगेंस्ट ये रेस्ट में है, रुका हुआ है। तो बेटा यहां पर और यहां पर कांटेक्ट हो रहा है ना, यहां पर इस रॉड का पोर्शन इज इन कांटेक्ट विद दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस और यहां पर ये रॉड का पोर्शन इज इन कांटेक्ट विद द वर्टिकल सरफेस। डू यू एग्री दिस? टेल Yes, मी यस sir. और नो। Yes, sir. तो यहां पर इस कांटेक्ट से परपेंडिकुलर तो यही होगा ना, ठीक है। इसी तरह से यहां पर इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर तो यही होगा या नहीं होगा। मतलब ये वाला कांटेक्ट के वजह से या कारण, ड्यू टू दिस कांटेक्ट देयर इज वन नॉर्मल रिएक्शन, लेट मी कॉल दिस एज N1 ऑन द रॉड, और इस वाले कांटेक्ट की वजह से देयर विल बी अनदर नॉर्मल रिएक्शन, लेट मी कॉल दिस एज N2। आई डोंट नो वेदर N1 इज इक्वल टू N2 और नॉट, इट मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, अगर एक से ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन दिखाई दे रहा हो तो दे कैन आइदर बी इक्वल और दे कैन बी डिफरेंट। ठीक है, तो इसलिए तो आप उसको डिफरेंट ही मानो। ठीक है, अगर इक्वल होगा तो इक्वल आ जाएगा, वो तो हम सॉल्व जब करेंगे तब की बात है। बट जब भी एक से ज्यादा कांटेक्ट हो तो नॉर्मल रिएक्शन जब भी आप दिखाओ ना, तो वो नॉर्मल रिएक्शन आप अलग अलग वैल्यू दिखाओ उसकी। ठीक है, अगर उनको इक्वल होना होगा तो इक्वल हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? प्लीज टेल मी, जल्दी जल्दी बोलो तो, जल्दी जल्दी। Yes, और भी sir. एग्जांपल लूंगा मैं। Yes, sir. ठीक है, और भी एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं आपसे ये कहता हूं कि आई एम टेकिंग अ स्फीयर लाइक दिस। ठीक है, और इस स्फीयर के साथ इस स्फीयर के को मैंने ऐसे दो कांटेक्ट के साथ रखा हुआ है। ये एक कांटेक्ट सरफेस है और इस स्फीयर को मैंने ऐसे कांटेक्ट के साथ रखा हुआ है, ऐसे। ये दूसरा कांटेक्ट है। सर इस स्फीयर पे ड्यू टू दिस कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? Yes, sir. लग रहा है। किधर लग रहा होगा, कैसे लगेगा, मतलब किस डायरेक्शन में, कैसे ड्रॉ करते हैं नॉर्मल रिएक्शन? Sir, कांटेक्ट से perpendicular. कैसे? Perpendicular. परपेंडिकुलर। तो बिकॉज इट इज ए स्फीयर, अगर कांटेक्ट से कोई परपेंडिकुलर लाइन लोगे एक्सक्यूज मी तो ऐसे सर। दिखाई दे। यस एक्सक्यूज्ड।
ऐसे दिखाई देगा। देखो तो तो आपको ये समझ में जो आया या नहीं आया? ऊपर वाला आपने जो रॉड वाला एग्जांपल लिया था उसमें एक और होगा ना, मतलब N1 N2 तो सिर्फ ये है जो ये वॉल लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन जो से रॉड लगाएगा वो भी तो होगा। रॉड जो लगाएगा वो इस सरफेस पे होगा, जो मैंने नहीं दिखाया है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। बट अगर इफ यू Yes, वांट टू शो दैट नॉर्मल रिएक्शन ऑन द सरफेस, तो यू कैन शो द नॉर्मल रिएक्शंस लाइक दिस। ये N1 का रिएक्शन इधर लगेगा और N2 का रिएक्शन इधर लगेगा, इफ यू वांट दैट। ठीक है जानवी? yes sir. ये जो नॉर्मल रिएक्शन नेक्स्ट में मैंने दिखाया, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द स्फीयर्स, सॉरी ऑन द स्फीयर। अगर आप सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन देखना चाहते हो तो इसी का बस अपोजिट बना दो। इस सरफेस पे जो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा, लेट मी कॉल दिस एज N1, और इस सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू N2। डन? नोट करते जाओ, चल नोट करते चलो। इशिका समझ आ गया Yes, बेटा? sir. विभूति, Yes, sir. विभूति, Yes, sir. अलवीरा, अलवीरा है या डिस्कनेक्ट हो गई? तारिक Yes, sir. समझ आया बच्चे? Yes, sir. सक्षम, सक्षम है या गायब हो गया? So नहीं है। नहीं है। खैर, तो जो लोग हैं उनको समझ में आ गया। मैं और भी एक आध एग्जांपल लूंगा, जल्दी करो। मतलब जैसा भी कांटेक्ट हो, उस कांटेक्ट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स हम बना लेंगे जिसका नाम होगा नॉर्मल रिएक्शन। सिंपल सी ये बात है। अगर कोई भी बॉडी एक पॉइंट से ज्यादा अलग अलग पॉइंट्स पे कांटेक्ट में है, तो आप हर पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन शो करेंगे, हर पॉइंट पे आप नॉर्मल रिएक्शन शो करेंगे, और वो नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे से डिफरेंट मान लेना, बस ये कर देना। मैं इरेज कर रहा हूं इसको, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। मान लो मैं फिर से एक स्फीयर ले लूं ऐसे, लेट मी टेक एन स्फीयर अगेन। ठीक है, ये मैंने स्फीयर ले लिया और मैं मान लो कि इस स्फीयर को हमने दो सरफेस के कांटेक्ट में ऐसे रखा हुआ है। ये एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है। टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन द स्फीयर? कौन बता रहा है? ये वर्टिकल वॉल नॉर्मल रिएक्शन किधर लगाएगा? वर्टिकल वॉल स्फीयर पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगाएगा? Me, वर्टिकल वॉल, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, वॉल 1 मान लो, वॉल 1 नॉर्मल रिएक्शन yes, किधर so लगाएगी? और मैं बोलो। सर राइट साइड, वॉल 1 राइट राइट साइड साइड, वेरी गुड। और वॉल 2 अपवर्ड वॉल 1 लगाएगी। राइट साइड लगाएगी और वॉल 2 अपवर्ड लगाएगी, ऐसे लगाएगी। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अगर मुझे सरफेसेस, इसको N2 कह लेते हैं। अगर इफ आई हैड टू शो द फोर्सेस ऑन द सरफेसेस, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सरफेसेस पे कैसे लग रहा होगा? तो मैं कहूंगा कि सर N1 का रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा ऑन दिस सरफेस और N2 का रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा ऑन द सरफेस, डाउनवर्ड। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक और बार एग्जांपल लेते हैं। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। अगर मान लो कि ये एक सरफेस है, मान लो कि ये एक इंक्लाइंड सरफेस है ऐसे, ठीक है, ये एंगल है थीटा, है ना? कुछ भी हो, अभी थीटा वीटा तो मैं बाद में सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बट अभी फिलहाल मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैंने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे एक बॉडी रखा हुआ है, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इन दिस केस नाउ? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसे लेना है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, हमेशा कैसे लेना है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। यही तो करना है। वी ऑलवेज हैव टू टेक द नॉर्मल रिएक्शन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो अगर मैं यहां पर इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन दिखाऊं, तो देखो सरफेस ये है ना जो कांटेक्ट में है दोनों, तो इस पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करोगे तो ऐसे बनेगा या नहीं परपेंडिकुलर? देखो तो, व्हाट डू यू से सर? भाई इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर तो ऐसे ही होगा ना। और अगर आप इसी इंक्लाइंड पे दिखाएं अगर यही नॉर्मल रिएक्शन, तो ये ऐसे होगा या नहीं होगा? सर देखिए, प्लीज टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. सर यहां तक सबको समझ में आ गया? नोट द डायग्राम्स दैट आई हैव जस्ट ड्रॉन, प्लीज नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
Done, sir. डन। चलो, तो अब ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं mg और नॉर्मल रिएक्शन दोनों को साथ में अब आपसे पूछना शुरू करता हूं, बट आपको दो बातें याद रखनी है कि कोई भी बॉडी है तो mg तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में ड्यू टू द कॉन्टैक्ट देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन। अगर कॉन्टैक्ट नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो आपसे मैं कहूं कि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडी इज जीरो, अगर आपसे कहूं मैं कि दो बॉडी के बीच का नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, इफ द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडी इज जीरो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं है। समझ में आई बात? अगर इफ नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो मींस, इफ नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो, then the two bodies will not be in contact। अगर कहीं पर आपसे मैं कह दूं कि दो बॉडी हैं और उनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, तो इसका मतलब है वो दोनों कांटेक्ट में नहीं है। समझ रहे हैं आप? नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा ही तब Yes, sir. जब दो बॉडी कांटेक्ट में होगी। इफ देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, नॉर्मल रिएक्शन अनडाउटेडली विल बिकम इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अब चलिए हम फिर से चीजों को सीखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम एंड ऑल सबको हम समराइज करते हैं अभी और चीजों को सीखते हैं। अब एक से ज्यादा फोर्सेस, अभी तो मैंने पहले केस में सिर्फ mg समझाया, दूसरे केस में मैंने सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन समझाया। नाउ आई एम कंबाइनिंग बोथ ऑफ दीज फोर्सेस। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फिर से हमारा जो टॉपिक है FBD, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे हैं। हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे हैं? फ्री बॉडी मतलब जो बॉडी साथ में है उसको पहले अलग कर लो, इमेजिनरी। पहले जो बॉडी साथ में है आप उन सारी बॉडीज को अलग अलग कर लो, ठीक है। और उसके बाद उस पे लगने वाले जो जो फोर्सेस हैं उसको शो करो, तो जो डायग्राम बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। और हमारा डायग्राम बहुत आसान सा होता है भाई, बायो की तरह का डायग्राम नहीं है हमारा, तो सिंपली बॉडीज को अलग करना है, लाइनें बनानी है, फोर्स दिखाना है। क्या मतलब हुआ सर? चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। ये सर एक सरफेस है और इस पर एक बॉडी रखी हुई जिसका मास m है। मुझे ये दिखाना है कि दोनों बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस क्या क्या हैं। मुझे इसका FBD बनाना है। क्या बनाना है? बोलो, मजा आता है। क्या बनाना है? FBD। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो क्या करूंगा? सबसे पहला स्टेप जानवी, मैं इन दोनों को अलग कर दूंगा। जानवी मैं क्या करूंगा? इन दोनों को अलग कर दूंगा और ये सरफेस को भी अलग कर दूंगा। हाँ बोलो बेटे। Yes, अलग दोनों को कर अलग कर देंगे दिया, बॉडीज को भी और सरफेस को भी। बॉडीज को अलग कर देंगे और उसके बाद फोर्स दिखाएंगे। तो इस बॉडी का मास है, इस बॉडी में मास है तो mg भी है। जहां बॉडी में मास है वहां mg है, ठीक है। और ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में भी हैं, तो इसका मतलब इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी है, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी पे किसने लगाया है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक? कौन लगा रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन? फ्लोर। फ्लोर है ना, सरफेस। Yes, तो sir. तो बदले में ये ब्लॉक इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ठीक है। बदले में ये ब्लॉक इस सरफेस पे क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये समझ में आया? पहले तो ये बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम सबको समझ में आया? हाँ ना बोलो जल्दी, Yes, रफ्तार sir. तेज, पागल हो जाओ बिल्कुल। Yes, sir. ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। ये नॉर्मल रिएक्शन और ये mg एक्शन रिएक्शन फोर्स है क्या? ये नॉर्मल रिएक्शन और ये mg एक्शन रिएक्शन फोर्स है क्या? Yes, sir. n और mg एक्शन रिएक्शन है क्या? इशिका क्या कहती हैं आप? n और mg आर दे एक्शन रिएक्शन और नॉट? Yes, sir, they are. अच्छा, सक्षम, n एंड mg एक्शन रिएक्शन है या नहीं है? सर सक्षम नहीं है। सक्षम भी नहीं है, सब गायब हो रहे हैं। मैं पढ़ा किसको रहा हूं फिर? एनीवेज, जिसको भी पढ़ा रहा हूं। अच्छा जानवी, तुम हो या तुम भी नहीं हो? यस सर, मैंने तो बोला था यस। हाँ ठीक है, गुड। तो मुझे एक बात बताओ जानवी, ये n और mg एक्शन रिएक्शन है क्या? एक ने कहा कि है, एक दो बच्चों ने कहा कि है, यस एक दो सर। बच्चों ने मुझे, अच्छा
मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ टू फोर्सेस टू बिकम एक्शन रिएक्शन? सर मैंने इससे पहले वाली क्लास अटेंड नहीं किया है, तो मुझे अभी उसकी अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक है, देखनी ठीक है, है। जान दो, ठीक है, जाने दो। और कोई बता सकता है मुझे ताहिरा, दो फोर्स एक्शन रिएक्शन हो, इसकी क्या क्राइटेरिया है? अरे मान लो कि अगर मैं दीवार पे जाके घूसा मारूं, पंच करूं दीवार को, तो बदले में जो चोट है वो किसको लगेगी? दीवार पे मैंने फोर्स लगाया तो दीवार किस पे फोर्स लगाएगा? सर हम पे लगाएगा। इसका मतलब Yes, आप sir. समझते हैं? इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। इसका मतलब है एक्शन रिएक्शन फोर्स दो अलग अलग बॉडी पे लगता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलो अलग 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 बॉडी पे लगता है। मुझे एक बात बताओ, ये mg किस पे लग रहा है? mg कौन सी बॉडी पे लग रहा है? ये जो mg आपको दिखाई दे रहा है वो किस बॉडी पे लग रहा है? सर सरफेस पे सरफेस पे mg लग रहा है। अच्छा, सरफेस पे, अच्छा सरफेस पे मैंने mg दिखाया है या सरफेस पे सिर्फ मैंने n दिखाया है? हटाओ, मैं सरफेस को थोड़ी देर के लिए हटा ही देता हूं। अब बताओ mg मतलब जो अर्थ जो अर्थ पे ग्रेविटी का फोर्स लगाएगी, नहीं मैं जो पूछ रहा हूं वो सुनिए। अर्थ ग्रेविटी का फोर्स जो लगा के खींचेगी, किसको खींचेगी? बॉडी को, ऑब्जेक्ट को। बॉडी को, मतलब ऑब्जेक्ट को। तो mg किस पे लग रहा है? अर्थ पे या बॉडी पे? ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे। और नॉर्मल रिएक्शन भी किस पे लग रहा है? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे। भाई यस। मुझे एक बात बताओ, अगर ये भी इसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और ये भी इसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो इसको हम एक्शन रिएक्शन कह देंगे। नो, नो सर तो फिर क्यों कहा तुमने कि एक्शन रिएक्शन है? भाई एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, Yes. नॉर्मल का फोर्स, नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है वो किसने लगाया है इस ऑब्जेक्ट पे या ब्लॉक पे? ये नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया है? ये नॉर्मल वाला जो फोर्स है ये किसने लगाया है? सर बॉडी तुम लोग कंफ्यूज हो गए। अरे यार, अभी बोला था ना कि जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन लगाती है। ये ब्लॉक किस पे रखा हुआ है मुझे ये बताओ? सरफेस सरफेस पे। सरफेस। तो नॉर्मल रिएक्शन भूल जाओ थोड़ी देर के लिए तुम लोग mg, यार तुम लोग एकदम अजीब ही हो बिल्कुल। मेरी बात सुनो, ये सरफेस ने इस पे क्या लगाया? क्या लगाया बोलो, बोलते चलो। सर नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन। तो बदले में ये ऑब्जेक्ट किस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा? सरफेस पे सरफेस पे। तो एक्शन रिएक्शन कौन हुआ भाई? ये एन और ये एन एक्शन रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ? यस सर यस सर। ठीक है। अब देखो इस ब्लॉक पे, अच्छा ऑब्जेक्ट को ब्लॉक कहना शुरू करो यहां पर। अब इस ब्लॉक पे क्या एक और फोर्स अर्थ नहीं लगा रहा होगा? यस सर यस सर, ये mg का फोर्स, mg वाला जो फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है वो ये सरफेस लगा रहा है या अर्थ लगा रहा है? सर अच्छा सरफेस को अर्थ मत मान लेना आप लोग, ये कहीं पर भी सरफेस हो सकता है। ठीक है, तो ये तो अर्थ लगा रहा है ना। तो Yes, इसका जो रिएक्शन लगेगा वो किस पे लगेगा? अर्थ पे लगेगा। भाई जिसने जो किया उसका रिएक्शन उसी को मिलेगा। नहीं आई बात समझ में? जिसने जो किया उसका रिएक्शन उसी को मिलेगा। एन अर्थ नहीं लगा रहा है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी पे लग रहा है वो कौन लगा रहा है? सरफेस लगा रहा है, ड्यू टू सरफेस। अर्थ थोड़ी ना लगा रहा है। ये वाला लग रहा है ड्यू टू सरफेस, ये लग रहा है ड्यू टू सरफेस। ठीक है, ड्यू टू सरफेस। और ये mg किसके कारण लग रहा है? ड्यू टू अर्थ। ड्यू टू अर्थ है ना। तो ये दोनों एक्शन Yes, रिएक्शन कैसे हो जाएंगे भाई? ये दोनों एक्शन रिएक्शन थोड़ी ना है, ये आप गलत समझ रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस सर अब समझ बोलो गए। ना। ठीक है, n and mg are not action and reaction force. और एक बात और याद करो, कल की बात तुम लोग भूल जाते हो, पढ़ते नहीं हो यार, वीडियो भी अपलोड हो जाती है फिर भी नहीं देखते हो। मुझे एक बात बताओ, मैंने कल आपको बोला था कि एक्शन रिएक्शन फोर्स का नेचर सेम होता है, बोला था ऐसा?
Yes, sir. एक्शन है ना, बोला था ना एक्शन और रिएक्शन फोर्स का नेचर सेम होता है। ये एन वाला जो फोर्स है ये अलग फोर्स है और ये जो mg है वो अलग फोर्स है, तो ये कैसे एक्शन रिएक्शन हो सकता है भाई? Yes, sir. ये फोर्स एन है और दूसरा फोर्स mg है। एन एक अलग वैरायटी का फोर्स है और mg एक अलग वैरायटी का फोर्स है, तो दो फोर्सेस का नेचर सेम होना चाहिए एक्शन रिएक्शन होने के लिए। बट ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये डिफरेंट नेचर के हैं, तो ये एक्शन रिएक्शन तो हो ही नहीं सकते ना। नहीं Yes, आया, नहीं आया, आ गया सबको? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? आ गया। नो सर। No, sir. ठीक है, इसको नोट करो और बताता हूं, और एग्जांपल लेता हूं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी तुम पे, और एग्जांपल लेता हूं। हो गया, नोट कर लिया आपने? Yes, sir. Don't. Yes, sir. Okay, I'm moving to one more example. I'll take few more examples. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं अब ब्लॉक्स बढ़ा रहा हूं। ये एक ब्लॉक मान लो, इसका मास m1 है, ये दूसरा ब्लॉक मान लो इसका मास m2 है और ये सरफेस है, ऐसे रखे हुए हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, क्या देखेंगे हम? फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहला काम क्या करेंगे, m2 को अलग कर दीजिए, इतना तो कर सकते हैं। m1 को Yes, अलग sir. कर दीजिए, कर सकते हैं। सरफेस को भी अलग कर दीजिए। वैसे जनरली हमें क्वेश्चन में सरफेस पे फोर्सेस नहीं दिखाना पड़ता, बट फिर भी अभी समझने के लिए सरफेस को अलग कर दीजिए। मुझे बताइए, भूल जाइए बाकी किसी को भी भूल जाइए, मुझे बताइए m2 पे क्या फोर्स लग रहा होगा? m2 इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? Sir, normal. यार ऐसे काम नहीं चलेगा। इशिका, इशिका Yes, sir. बेटा ये बताइए m2 पे क्या फोर्स लग रहा होगा? m1 और सरफेस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, समझो ही मत, ये है, हटाओ इसको। अब बताओ m2 पे क्या फोर्स लग रहा होगा? Sir, M2G. पहली बात, m2 मतलब मास है या नहीं है? इस ब्लॉक में मास है या नहीं है? Yes, sir. है, तो मास होगा तो mg लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताइए। Yes, sir. Sir, लगेगा। तो सबसे पहली चीज, ये इतना तो लिख सकते हो ना यार कि मास है तो ये होगा, ये तो आंख बंद करके लिख सकते हो। नहीं यही बात समझो, Yes, sir. समझ में आ गया, sir. पहले ये समझ आया या नहीं आया? हाँ ना बोलो बेटे। Yes, sir. आया। ये m2 रखा कहां पे हुआ है, देखो तो जरा सा। m2 किस पे रखा हुआ है? m1 पे। तो ये जो m1 है, ये चूंकि इस पे रखा हुआ है, तो ये m1 इसको फोर्स लगा रहा होगा या नहीं? m1 कोई फोर्स लगाएगा इस पर? Yes, sir. कौन सा Yes, फोर्स? sir. Sir, Normal. normal. नॉर्मल। तो सीधी सी बात है, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे। अब मुझे पहले कोई बच्चा बताए, इशिका, विभूति, समझ में आई बात या नहीं आई? पहले ईमानदारी से बताओ, बी ऑनेस्ट। Yes, sir. समझ में आ गया. अगर समझ में आ गया तो विभूति आप मुझे सुन पा रही हैं? अगर सुन पा रही हैं तो प्लीज अनम्यूट योर माइक। विभूति यस सर। बेटे, मैं जो आपसे पूछूंगा आपको बताना पड़ेगा, है ना? मुझे बताइए m1 पे फोर्स क्या क्या लिखूं? व्हाट फोर्सेस शुड आई राइट ऑन m1? सर ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी बोलो, m1 मल्टीप्लाइड बाई g, ठीक है? यस सर। इतना टाइम नहीं लगाना है। मास है तो अर्थ पुल करेगा, मास है अर्थ पुल करेगा, तो अर्थ पुल करेगा तो फोर्स तो लगेगा ही ना। भले वो बॉडी चले अर्थ के पास पहुंचे या नहीं पहुंचे वो एक अलग बात है, बट अर्थ तो हमेशा पुल कर रहा है ना। भाई आप खुद सोचिए ना कि अगर आप चलते हैं या आप बैठे हैं तो आपको हर वक्त एक फोर्स लग रहा है जो आपको अर्थ लगा रहा है आप पे एक फोर्स, एंड दैट इज mg। ठीक है, वो हमेशा लगेगा बेटा। तो अगर किसी भी बॉडी का मास है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे ब्लू, तो हमेशा एक फोर्स तो आंख बंद करके लिख दो ग्रेविटी का। नहीं आई बात समझ, है ना? अच्छा इशिका, सॉरी विभूति, एक और चीज प्लीज, ये m1 कहां रखा हुआ है?
m1 कहाँ पे रखा है आपने? सरफेस पे। सरफेस पे। तो Surface. Yes. सरफेस पे, तो सरफेस m1 पे कोई फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? यस सर। कौन सा फोर्स होगा वो? नॉर्मल। नॉर्मल। ऐसे लगा रहा होगा। मान लो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं n डैश का। और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या m1 पे? चलो विभूति, थैंक यू विभूति। बाकी लोग सारे बच्चे कंसंट्रेट करें। एक तो m1g का मतलब एक ग्रेविटी फोर्स हो गया जो आपको दिख रहा है m1 पे लगता हुआ। एक फोर्स आपने बोला कि ये सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, ये n डैश आपको दिखाई दे दिया। और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या m1 पे? यस सर। कौन सा बेटा? सर M2 भी लगा रहा होगा नॉर्मल फोर्स। वेरी गुड, प्यारा बच्चा भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह रे वाह। अरे भाई मेरे M2 पे ये किसने लगाया था? ये M2 पे ये M1 N ने। किसने लगाया था? M1 ने। तो बदले Yes. में M2 भी तो बदला लेगा ना, रिवेंज। Yes, sir. तो इस पे लगेगा N। M1 ने M2 पे N लगाया था ऊपर, तो M2 लगाएगा ये N इस पर नीचे। नहीं आया, नहीं सर आया, आ गया। नहीं। So sir अच्छा, N, so sir हाँ N बोलो बोलो। dash will be equal to M2G. No, no, I'm not saying that कि N dash will be equal to N2. I'm not saying that. I'm simply saying that कि this N which is acting on M2, it is acting because of M1. So in return, M2 will exert equal and opposite force on M1, and that will also be N. This N dash and N are not equal. Remember that, because ये N dash कौन लगा रहा है M1 पे? मैं आपका कंफ्यूजन हटाता हूं। मुझे एक बात बताओ, M1G कौन लगा रहा है इस M1 पे? सर Who is responsible for this force? M1G लगाने वाला कौन है? So सर M1. ड्यू टू अर्थ, यस है ना सर। बेटा? ये जो N डैश लग रहा है वो कौन लग रहा है? लगा रहा है ड्यू टू सरफेस, जिस सरफेस पे ये रखा है। यस और ये N कौन लगा रहा है? N ड्यू टू M1. डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? सॉरी M2। यस ठीक है, इस पे N कौन लगा रहा है? ड्यू टू M1. M1। ये M2G कौन लगा रहा है? ड्यू टू अर्थ। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट बेटे? बेटा Yes, जिसने sir. पूछा था उसको क्लैरिटी आ गई? प्लीज टेल मी। Yes sir. अच्छा, सरफेस पे देखूं तो सरफेस ने M1 पे लगाया था N डैश, दिख रहा है आपको? तो इन रिटर्न M1 सरफेस पे भी लगाएगा N डैश। पहले देख लो अच्छे से डायग्राम। But sir, how is N due to M1? N due to M1 is because M2 and M1 are in contact, right? And I just told you, whenever the two bodies are in contact, the two bodies will exert force on one another, ठीक है, perpendicular to the contact. अभी यही तो मैं बता रहा था ना, नॉर्मल रिएक्शन जो मैं बता रहा था आपको, कि whenever there are two bodies which is kept in contact, जब भी दो बॉडी होगी जिसको हम कांटेक्ट में रखेंगे, समझ रहे हैं आप बेटा? तो हमेशा एक बॉडी दूसरे बॉडी पे एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाएगी। तो देखो M2 एंड M1 आर इन कांटेक्ट और नॉट बेटे? बच्चा Yes sir. है? तो इफ देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन Sir, दीज क्या? टू, तो ड्यू टू दिस कांटेक्ट M1 will exert a force perpendicular to the contact on M2, and in return M2 will exert the same equal and opposite force. बोलो, अगर डाउट अभी भी है तो पूछो बेटा। नो सर, नो डाउट। नहीं नहीं, अभी कोई बच्चा जो पूछ रहा है, बच्चे शर्माओ नहीं प्लीज, मैं सिखा रहा हूं ना, मेरा काम है ना सिखाने का। तो अगर इफ यू हैव स्टिल यू आर हैविंग डाउट तो प्लीज आस्क। So sir, if we are taking M2G as N. आई डिडंट गेट यू, प्लीज रिपीट। So sir, if we are taking M2G as N. यस यस, M2G इज एग्जैक्टली इक्वल टू N। वो तो अभी मैं इक्वेशन बनाना आगे सिखाऊंगा। आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप, सो डोंट वरी अबाउट इट। Yes, of course, this, if this body is not moving, so it is only possible when N and M2G are equal.
So is that the reason why we're taking N due to M1? नहीं, रीजन इज नॉट दैट. इट इज नॉट बिकॉज कि बॉडी नहीं मूव कर रही है तो आई एम अप्लाइंग एन एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स. इट इज नॉट दैट. मैंने अभी नॉर्मल रिएक्शन पढ़ाया था ना, अभी आपको. मैंने आपको नॉर्मल रिएक्शन में क्या बोला था? मैंने आपको ये बोला था, याद करिए आप. मैंने आपको अभी ये बोला था ना कि व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का मतलब होता है कि whenever the two bodies are kept in contact, जब भी आप किसी भी दो बॉडी को कांटेक्ट में रखोगे तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही होगी. डजेंट मैटर वो चले या नहीं चले, वो एक अलग बात है. बट द टू बॉडीज विल बी अप्लाइंग फोर्सेस ऑन ईच अदर. नहीं, यही बात समझ में? बेटा तुम नहीं समझ पा रहे हो. हेलो Yes, sir. बेटा, आप साथ में बोलते रहिए तो मैं ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा. मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने क्या बोला कि whenever there are two bodies and they have been kept in contact, तो whether these two bodies are at rest or they are moving doesn't matter. Due to this contact, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगी and that force will be called as normal reaction. नहीं, यही बात समझ में? So समझ में आ गया. नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आया, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया. और तुम्हें अगर समझ आ गया तो मुझे नेक्स्ट वाले का आप ही समझाओगे कि सर क्या हो रहा है. ठीक है, चलो मैं पूछूंगा आपसे. M1, ये ब्लॉक M2. मैं सिर्फ नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ा रहा हूं, बात तो वही है. M3. Ishika, I think you were asking me the questions, right? Yes, sir. Now tell me, Ishika, what are the forces that will be acting on M1? And don't be afraid of anything and don't hesitate, ठीक है? और don't feel shy in asking anything. अगर गलत होगा तो मैं सिखाऊंगा, but you have to respond. मुझे बेटे एक बात बताओ, M1 पे what are the forces? Forget about others. M1 क्या Sir, फोर्स सबसे mg पहला? वेरी गुड. और कोई फोर्स? and it's a normal reaction. ड्यू टू विच वन? Due to which of the Because block? it's on M2. Because of the M2, because it is in contact with M2. तो जिसके कांटेक्ट में Yes. होंगे, ड्यू टू दैट देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, दिस इज दिस फ्री बॉडी डायग्राम फॉर, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M1. ओके तारिक, बेटे M2 पे बताओ तो क्या क्या फोर्स होगा? M2 पे फोर्सेस सिखाओ. M2G. mg, वेरी गुड. आगे बोलो. Sir, M3. Normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन M3 से. वेरी गुड. मान लीजिए इसका नाम कुछ और मान लेते हैं, N डैश मान लेते हैं, कुछ अलग नाम दे देते हैं इसको. ठीक है, ये भी एक नॉर्मल रिएक्शन है, बट इसको कुछ और नाम दे दिया क्योंकि N मैंने पहले ही ले रखा है तो इसका नाम कुछ और होगा. अच्छा, और कोई फोर्स होगा तारीख इस पे? तारीख M2 पे और कोई फोर्स? Sir, Yes, sir. M1. हाँ, M1 नहीं, N Sir, N. Yes. है ना भाई. M2 ने M1 पे N लगाया, ये N किसने लगाया? M2 ने. तो ये एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन भी तो M2 पे लगेगा ना. Yes, sir. बेटा सबको समझ में आना चाहिए. अगर ये नहीं समझोगे तो तुम पूरा चैप्टर नहीं समझ पाओगे. मैं बार बार कह रहा हूं, बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, शर्माओ नहीं, समझो सारी चीजों को. ठीक है. अच्छा, ये M3 है, ये M3. इस पे बताओ तो फोर्सेस आप लोग सिखाओगे मुझे. Sir, M2G. M2G, M3G. M3G, M3G. एक फोर्स हो गया. और कोई फोर्स? Sir, normal. Normal reaction by floor. बाय फ्लोर. वेरी गुड. लेट मी कॉल दिस एज समथिंग N डबल डैश, Yes. क्योंकि ये sir. भी नॉर्मल रिएक्शन है, बट ये इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन है तो इसको कुछ और नाम दे दिया. And और कोई? And normal reaction by M2. M2. दिस विल बी N डैश, क्योंकि M3 ने M2 पे N डैश लगाया था, Yes, sir. तो इसका रिएक्शन M3 पे भी तो लगेगा ना. देखो, इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज नोट इट.
कर लिया नोट? Yes, sir. सबने? आगे बढ़ूं? Yes, sir. ठीक है, मूविंग ऑन। ओके, नाउ आई एम टेकिंग फ्यू मोर एग्जांपल्स। जैसे मान लो, एक बार और कर लूं ऐसा ही, बहुत सारे ब्लॉक्स लगा देता हूं। आप लोग मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बताएंगे, सिखाएंगे। कितने भी ब्लॉक लगा लो, मेथड वही है सर। M1, M2, M3, M4। जल्दी से मुझे फ्री, अपने लिए पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए। फर्स्ट यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एंड देन आई विल ड्रॉ एंड देन यू विल कंपेयर। हरी अप। Yes, sir, Don. Done, sir. Hello, sir. जी तायरा, मैं बस 1 मिनट का टाइम दो, मैं बस कर रहा हूं इसको। हाँ तायरा, हो गया बेटा? इशिका, Yes, sir. आपने कुछ करा बच्चे? Yes, sir. विभूति, चलो अब मैं कर रहा हूं, चलो देखते हैं। सर मैंने M1 को अलग किया, तो M1 पे जो फर्स्ट फोर्स मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज M1 जी, और M1 किसके कांटेक्ट में? M2 के, तो M2 इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. ऐसे ही अब M2 पे आ जाते हैं। M2 पे जब मैंने फोर्स देखा तो ये M2G है, और ये किसके कांटेक्ट में?
M3 के, तो M3 इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। और बिकॉज इसने एक पाप किया था, M2 ने एक पाप किया था, पाप समझते हो, है ना? Yes. जो आप पाप करते हैं वो घूम फिर के आता है ना, वही वाली बात है। तो M2 ने एक पाप किया था कि M1 पे फोर्स लगाया था, तो अब M1 भी क्या करेगा, M1 M2 पे वही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन। Yes. इज इट क्लियर? Yes, sir. चल, ऐसे ही M3 पे बात करते हैं। M3 पे एक फोर्स लग रहा है सर, विच इज M3G, राइट? और M3G किस पे रखा हुआ है, M4 पे, तो ये भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा N डबल डैश पे। अच्छा सर, M3 ने कोई पाप करा था क्या? हाँ, M3 का पाप ये Yes. था कि उसने M2 पे एक फोर्स लगाया था N डैश का, तो इन रिटर्न दिस M3 विल exert the same force of N dash. Sir, tell me yes or no? Yes, sir. Yes, sir. M4 की अगर मैं बात करूं तो इस पे एक फोर्स Mg, M4G, इस पे सरफेस एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन N ट्रिपल डैश कह लो। इसने किसी पे फोर्स लगाया था क्या नॉर्मल? हाँ सर, M4 ने M3 पे Yes, नॉर्मल sir, लगाया M3 था, पे। और वो ये था, तो इसका रिटर्न इस पे लगेगा एंड दैट विल बी N डबल डैश। बेटा आप में से कोई भी बच्चा अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट प्लीज यू नीड टू अंडरस्टैंड। बच्चे, सारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? प्लीज टेल मी, किसी को भी कोई डाउट हो? No doubt, sir. नो डाउट। एक काम करेंगे आप लोग कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर तो अपलोड हो ही जाएगा, आप लोग कल की क्लास से Yes. पहले उस वीडियो लेक्चर को दोबारा आप देखेंगे, ठीक है? जो अपलोड हो जाएगा वीडियो लेक्चर आप फिर से देखेंगे, प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज एक बार फिर से देखेंगे उसको, ठीक है? क्योंकि आप वहां पर ना, जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आप वहां पर ना पॉज कर सकते हैं, वीडियो रोक सकते हैं, और फिर आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि हो क्या रहा है ना? तो आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए, अपने हाथ में एक रजिस्टर रखिएगा, उसको जहां पर भी आपको जो चीज नहीं समझ में, आप पॉज करिए, उसको खुद से सोचिए, और ये सब करने के बाद भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो फिर आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछेगा। बट मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि उस वीडियो लेक्चर को प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा बिफोर यू अटेंड टुमारोज क्लास। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। सर कौन सी वीडियो, ये वाली? ये वाला जो आज वाला वीडियो डलता है ना यूट्यूब पे, आप लोगों को पता है क्या? यस सर। है ना, वो जो डलता है ना यूट्यूब पे, तो यही वाली वीडियो दोबारा देखना है। ऑल्दो आपने ये क्लास अटेंड करी है, बट आप ये वीडियो फिर से दोबारा देखेंगे, जब यूट्यूब पे डल जाएगी तो आप दोबारा देख लीजिएगा, और उसके बाद कल वाली क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है सर? ओके तब सर। तक इतना समझिए, आप कल बात करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।